तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ के आ रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये है हमारे पास यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो ऑलरेडी हमने आपको 17 लेक्चर पढ़ा रखा है। ये लेक्चर नंबर 18 होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और मैं इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि तुम बोर्ड के साथ साथ अपना जेईई, नीट, सीबीएसई के, जैक, बिहार, यूपी, कोई भी स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया से हो, तुम्हें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। एनसीईआरटी के जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि उससे किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे, तुम्हें कहीं पे भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलो आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या? वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। देखो लास्ट क्लास में हमने आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा दिया था, है ना। आज के क्लास में इसका वेरिएशन बताएंगे कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उस केस में ये कैसे इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, दोनों टॉपिक को। तो अगर आप लोग न्यू है तो प्लीज बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन में टाइटेनियम बैच से जुड़ने के लिए हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको हम हीरो, जीरो टू हीरो बना रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सर। क्या सबसे पहली बात जो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो है क्या? वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब आज के दिन में हम समझेंगे पहले मोलर कंडक्टिविटी। हमने आपको समझाया क्या था? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने सिंपल समझाया था क्या? लैम्बडा एम बराबर क्या? के बटा सी। लैम्बडा एम बराबर क्या सर? के बटा सी। अब इसको अलग अलग यूनिट के हिसाब से हमने फॉर्मूला अलग अलग कर दिया था। जैसे हमने लैम्बडा एम बराबर क्या? के गुने 1000 बटे सी किया था। ये कब किया था? जब जो यूनिट है लैम्बडा एम का, यूनिट ऑफ लैम्बडा एम क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में अगर होता है तो लैम्बडा एम का वैल्यू, लैम्बडा एम का फॉर्मूला होता है क्या? के इंटू 1000 बटे सी। के क्या आता है यहाँ पे? के यहाँ पे कंडक्टिविटी। ठीक है, उसी तरह दूसरा देखो सर, दूसरा अगर हम लोग को लेना हो मीटर में, ठीक है, लैम्बडा एम बराबर क्या? के नीचे में सी गुने 1000। अगर 1000 नीचे में होगा तो इसका यूनिट जो है चेंज हो जाता है। इस केस में यूनिट ऑफ लैम्बडा एम बराबर क्या होगा सर? साइमन मीटर स्क्वायर पर मीटर। दो अलग अलग यूनिट के केस में दो अलग अलग टाइप का अलग अलग फॉर्मूला दिखाता है कौन? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये दो बात क्लियर है। अब तीसरी बात देखो यहाँ पे सर, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला था हमारे पास लैम्बडा ई क्यू बराबर क्या? के गुने 1000 बटे क्या? एन। एन मतलब यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मलिटी, है ना। और इसका यूनिट हमने क्या बताया था? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्वालेंट। यानी कि ये तीन अलग अलग चीज, मेन देखो, मेन हमने मोलर कंडक्टिविटी और इक्वालेंट कंडक्टिविटी दो चीज आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अभी हम एक दो दो कॉमन फैक्टर समझो यहाँ पे। क्या ये है हमारे पास? क्या लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी, ये के और ये सी। देखो ये लैम्बडा एम जो है सर क्या है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के का। यानी कि अगर कंडक्टिविटी बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन का क्या है सर? इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहीं कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है ये घटेगा, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो आज के क्लास में हम इसी वेरिएशन को समझने का कोशिश करेंगे। क्या इसी वेरिएशन को, वही बोल रहा है क्या? वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में क्या क्या वेरिएशन होता है, क्या क्या बदलाव होता है। ठीक है, एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में किस तरह का चेंज देखने को मिलता है, इसी बात को आज के क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं। ऐसे समझो, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके आयन ज्यादा फ्री होंगे। जितने ज्यादा आयन फ्री होंगे वो उतना बढ़िया करेंट को क्या करेगा? कैरी करेगा, पास करेगा। ठीक है, वही बात हमने समझाया है क्या? कि बोथ कंडक्टिविटी
एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विथ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में थोड़ा सा भी बदलाव होगा तो चाहे कंडक्टिविटी हो या मोलर कंडक्टिविटी हो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज होगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, बोथ कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी चेंज विथ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में थोड़ा सा भी बदलाव कर दोगे, ठीक है, तो चाहे वो कंडक्टिविटी हो या मोलर कंडक्टिविटी हो, उसमें कुछ ना कुछ क्या चेंज देखने को मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो बोलता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन, तो कंसंट्रेशन किस किस को प्रभावित करता है, कंसंट्रेशन जो है कंडक्टिविटी के को भी प्रभावित करता है सर, और मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम को भी प्रभावित करता है। ये दो पॉइंट ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलो एक एक करके जैसे जैसे समझा रहे कॉपी में लिखते जाना। देखो हम क्या जानते हैं सर, देखो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी के विद कंसंट्रेशन, के बराबर क्या होता है सर, के बराबर होता है हमारे पास क्या, के बराबर होता है जी इंटू एल बाय ए या जी स्टार। जी स्टार को क्या बोलेंगे सर, जी स्टार को एल बाय ए बोलते हैं, जी स्टार को क्या बोलते हैं सर, एल बाय ए बोलते हैं, ठीक है। देखो ये है कंडक्टिविटी, ये है कंडक्टेंस, ये है सेल कांस्टेंट। वही बोल क्या रहा है, देखो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, किस तरह से कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी किस तरीके से बदलेगा, ये बात को समझो। देखो क्या कहता है, कहता है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या, फीका कर देना, उसमें पानी मिला करके क्या कर देना, फीका कर देना। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज में वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दो और सॉल्वेट की क्वांटिटी को घटा दो, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम रहेगी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। वही बोलता है कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा घटेगा। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, ध्यान दो वर्ड है, सुनो यहाँ पे दो वर्ड क्या है जिसमें बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे। देखो मैं दो वर्ड का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, देखो यहाँ मैं दो वर्ड का जिक्र कर रहा हूँ, ये दोनों वर्ड मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ अभी ध्यान से समझ। देखो कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, इसका मतलब क्या हुआ सर, कंसंट्रेशन डिक्रीज का मतलब हुआ क्या, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ गई है, बढ़ गई, ठीक है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई है। वहीं अगर कोई लिखे क्या, डाइल्यूशन इंक्रीजेज, इसका भी मतलब क्या हुआ, सेम, इस सॉल्वेंट की क्वांटिटी ही क्या हुई है, बढ़ी है। जैसे मान लो पहले ये पहले कंटेनर, ठीक है, देखो ध्यान से, ये कितना सर 100 ml है, कितना है 100 ml है, और इसमें क्या है सर, इसमें मान लो 20 ग्राम सॉल्ट डाला हुआ, 20 ग्राम NaCl डाला हुआ। अब कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का क्या मतलब, अगर मान लो इसमें इसमें देखो इसमें क्या है सर, इसे वाटर मॉलिक्यूल को बढ़ा के क्या हो गया 200 ml, क्या कर दिया गया 200 ml, और सॉल्ट कितना सर, सॉल्ट यहाँ पे 20 ग्राम NaCl है। अब बताओ इस केस में क्या हो, अरे NaCl की क्वांटिटी सेम है, हुआ क्या सर, हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाने से तुम बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज हुआ। पहला भाषा क्या है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, दूसरा भाषा क्या है कि डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ। दोनों का मतलब चीजें सेम है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सॉरी कंसंट्रेशन घट रहा है, डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन घटने का मतलब है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ गई, सॉल्यूट वही रहा। डाइल्यूशन का मतलब भी वही सेम चीज है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी वही रही, सॉल्यूट की क्वांटिटी, ये इसको बोलेंगे सॉल्यूट, सॉल्यूट की क्वांटिटी वही रहा, लेकिन सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ गई है, इसीलिए इसको बोलेंगे डाइल्यूशन भी, और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, दोनों वर्ड से इसको बोल देते हैं। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और चीजों को समझ नहीं पाते, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया, छाप दिया। अगर तुम्हारे दिमाग से ये दोनों वर्ड कहीं गायब होता है हर बार, बेटा ये रफ पेज में लिख लो, मैं गारंटी देता हूं तुमको कभी भी समझने में दिक्कत, ठीक है। देखो अब आगे वहां समझा दिए, अब देखो यहाँ अब कहानी समझो फटाफट समझ, होता कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज
विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होता है या फिर डायल्यूशन इंक्रीज होगा तो जो देखो करेंट, देखो अब देखो यहाँ पे देखो हुआ क्या, सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा हो गया सर, जो आयन फ्री आयन था, आयन जो फ्री था वो क्या हुआ सर, वो ज्यादा सरफेस एरिया में कम आयन प्रेजेंट हो गया। अरे क्वांटिटी वाटर की बढ़ गई तो आयन तो वही रहा ना, जैसे आयन की संख्या क्या रहा, वही रहा 20 ml, 20 ग्राम सेम रहा, वाटर की क्वांटिटी बढ़ गया तो एरिया बढ़ चुका है, वॉल्यूम बढ़ चुका है, लेकिन आयन सेम है, तो करंट पास होता है आयन के थ्रू। अब आयन ही ज्यादा नहीं तो करंट कम पास होगा, यानी कंडक्टिविटी इस केस में क्या होगा, कम हो जाएगा। कंडक्टिविटी क्या होगा सर इस केस में, कम हो जाएगा। वही बोलता है कि कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो तुम इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग ले लो चाहे वीक ले लो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट तुम स्ट्रॉन्ग लो चाहे तुम इलेक्ट्रोलाइट वीक ले, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जैसे एसिटिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये सब वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या, HCl, NaCl, H2SO4, ठीक है, जिंक सल्फेट, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो कंप्लीटली आयन में टूट जाए, ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयन में कम टूटे। तो बोलता है चाहे तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो या वीक इलेक्ट्रोलाइट लो, अगर उसकी कंसंट्रेशन को घटाओगे तो कंडक्टिविटी हमेशा क्या होगी सर, कंडक्टिविटी और फॉर्मूला क्या होता है, G/L/A। देखो सिंस कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बोलता है कंडक्टिविटी जो होता है तो कंडक्टेंस होता है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, देखो ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ आयन होगा वही इसकी कंडक्टिविटी को डिसाइड करेगा। नंबर ऑफ आयन कम होगा कंडक्टिविटी कम होगा, सिंपल सी, ठीक है। एकदम लॉजिकल चीजों को लिखना कॉपी में, समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो क्या बोलता है, बोलता है ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब तुम पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दो, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। अभी क्या बोले कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम 100 ml से 200 ml हो गया, वॉल्यूम बढ़ा, नंबर ऑफ आयन घट गया वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, हाँ, तो क्या होगा, अल्सो कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयन, जो करेंट पास होता है, करेंट किससे पास होता है सर, करेंट आयन पे पास होता है, आयन घट गया तो करेंट कम पास होगा, कंडक्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस कम हुआ कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। वही बोल रहा है क्या कि नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा और कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, और जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, कंडक्टिविटी भी क्या होगी सर, क्लियर है, कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन इंक्रीज, पानी की क्वांटिटी बढ़ाओ कंडक्टिविटी, क्लियर है, समझ रहे हैं? हाँ, इस पॉइंट को भी कॉपी में लिख लेना। अब आगे चलो, बोलता है क्या, अब कंडक्टिविटी का खेल समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी का, किसका सर, मोलर कंडक्टिविटी का। देखो होता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम विद कंसंट्रेशन, ठीक है। अब समझो ये भी वही कहानी करेगा, मोलर कंडक्टिविटी भी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, ध्यान से देखो, होता कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयन, क्या बोल रहा है कि जो भी कंडक्टेंस होगा सर वो नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयन जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही अच्छे से पास होगा, ये बात तो क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, होता मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज अपॉन डाइल्यूशन, तुम डाइल्यूशन जितना ज्यादा करोगे, मतलब डाइल्यूशन जितना ज्यादा करोगे मोलर कंडक्टिविटी उतना ज्यादा इंक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि लैम्डा एम जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी का, मतलब ये सॉल्यूशन जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा, इसमें पानी की मात्रा जितना ज्यादा मिला दोगे, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। वही बोल रहा है क्या, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज अपॉन डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, डाइल्यूशन करने से, ठीक है, बोलता और डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो मोलर कंडक्टेंस घट जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा मोलर कंडक्टेंस घटता है, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक है। होता है रीजन, रीजन इसका क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, होता है रीजन इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोलता है क्या, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग रीजन है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग रीजन, ध्यान से
ये जो कहानी हो रहा है कि डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाता है, वहीं कंसंट्रेशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टेंस घट जाता है। इसके पीछे रीजन क्या, लॉजिक क्या? ये बोल रहा है कि ये रीजन जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग रीजन, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग रीजन। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलो क्या बोल रहा था, देखो दोनों के लिए रीजन समझो, दोनों के लिए रीजन देखो। बोलता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या सर, ये ज्यादा आयन प्रोवाइड करते हैं, 100% आयनाइज होते हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर, ये कम आयन प्रोवाइड करेगा, ज्यादा आयन देता नहीं, ज्यादा फ्री आयन मिलता नहीं है। बोलता है क्या, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर तुम डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूट का मतलब जितना ज्यादा यहाँ पे पानी बढ़ाओगे, ठीक है, उसके आयन उतना ज्यादा फ्री होंगे। अब बेटा आयन जितना ज्यादा फ्री होगा, आयन जितना ज्यादा फ्री होगा, होता ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, जितना ज्यादा आयन फ्री होगा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, होता ड्यू टू डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। होगा क्या, देखो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयन जितना ज्यादा पास होंगे ना, देखो बोलता है डिक्रीज, देखो अगर कंसंट्रेशन हाई है, क्या है सर, हाई कंसंट्रेशन, समझो हाई, हाई कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे होता तो क्या होगा समझो। हाई कंसंट्रेशन का मतलब सब पास पास, क्या पास पास, पास पास एकदम दूर बिल्कुल नहीं है, तो करंट अच्छा से फ्लो नहीं हो पाएगा। बोलता आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण करंट अच्छे से पास हो नहीं पाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत पास हो जाएंगे कंसंट्रेशन अगर हाई रहेगा तो। वहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही तुम डाइल्यूट करोगे, आयन आयन दूर हो जाएंगे, कटायन दूर, एनायन दूर, जितना ज्यादा दूर होगा करंट उतना ही अच्छा से पास होगा। तो ये बोलता है ड्यू टू डिक्रीज इन आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, और ये जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ये मोलर कंडक्टिविटी उतना ज्यादा अच्छी होगी, उतना अच्छा मोलर कंडक्टिविटी होगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्या, आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने के कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन कंडीशन में अच्छा मोलर कंडक्टिविटी देता। ठीक है, अब दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे क्या बोलता, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। बोलता है क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब तुम डाइल्यूट करते हो तो यहाँ पे भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डाइल्यूट करते हो तो यहाँ पे भी मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है सर, बढ़ता है, यहाँ भी बढ़ता है, यहाँ भी बढ़ता है। लेकिन इसके पीछे अलग रीजन, क्या रीजन है सर, देखो बोलता है क्या, ड्यू टू इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस केस में क्या होता है सर, वीक के देखो अब पानी की क्वांटिटी तुम ज्यादा करोगे, ठीक है, क्या बोल रहा है सर, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ज्यादा कर दोगे तो जो छोटा देखो, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जल्दी अपने आयन में टूटता नहीं, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज होता नहीं, लेकिन जैसे ही तुम डाइल्यूशन ज्यादा करोगे तो लास्ट में टूटना ही पड़ेगा। देखो कोई चीज टूटने बहुत ज्यादा खींचो टूट जाएगा, वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन जल्दी टूटते नहीं है, लेकिन डाइल्यूशन करने के कारण ड्यू टू इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूशन के कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, यानी कि उसके जो पार्टिकल टूट नहीं रहे थे वो भी क्या होते हैं, टूट जाते हैं पानी की मात्रा बढ़ाने से, डाइल्यूशन को बढ़ाते। ये जो दोनों रीजन है ना, दोनों रीजन अलग अलग, यहाँ पे आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने के कारण, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो था वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ जाने के कारण, डाइल्यूशन होने से ये बढ़ जाता है, जिसके कारण ये क्या, इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग अलग रीजन। तो आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी किसके कारण बढ़ती है, किसके कारण बढ़ जाती है, लिखेंगे डिक्रीज आयन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ से बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन नीट में और जेई के लिए बन जाएगा बेटा, नीट और जेई के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो नीट जेई वाले बच्चे इसको ध्यान दें। ठीक है, हाँ, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी अगर डेप्थ में रीजन पूछ दिया, लिखेंगे क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से भी
नीट और जेई के लिए क्वेश्चन उठा सकता, सीधा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। चले आगे चलें। देखो आगे क्या बोल, देखो अब यहाँ पे समझो, बोलता है क्या, विथ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से क्या होता है, इन्फ्लुएंस द अदर आयन ऑन द मूवमेंट ऑफ द आयन डिक्रीज, होता है डाइल्यूशन करने से, पानी मिला देने से इन्फ्लुएंस ऑफ अदर आयन, जो भी अन्य आयन होते हैं वो इन्फ्लुएंस प्रभावित हो जाते हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ द आयन डिक्रीज, और जिसके कारण जो मूवमेंट होता है आयन का वो कहीं ना कहीं घट जाता है। डाइल्यूशन करने से मूवमेंट जो होता है आयन का कहीं ना कहीं क्या होता है सर, घट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। वही देखो, होता है एट पार्टिकुलर डाइल्यूशन, होता द आयन बिकम्स, द आयन बिकम्स टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर आयन। पार्टिकुलर डाइल्यूशन पे क्या होता है सर, कुछ पार्टिकुलर डाइल्यूशन जो होते हैं, कुछ खास तरह का डाइल्यूशन जो होता है क्या, टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर आयन, दूसरे आयन पे ये बिल्कुल डिपेंड करते नहीं, ये दूसरे आयन से प्रभावित कुछ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरे आयन से कुछ कुछ ऐसे हैं जो प्रभावित नहीं होते डाइल्यूशन करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वही देखो, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होता है, तो द आयन ऑफ कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टुवर्ड्स द कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, बोलता है इस पॉइंट पे क्या होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा आयन कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आयन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, या मैक्सिमम टुवर्ड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की तरफ ज्यादा से ज्यादा आयन कंट्रीब्यूट करते हैं। जितना ज्यादा आयन कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही अच्छा कंडक्टेंस होगा, उतना ही अच्छा उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। ये 3 पॉइंट है डाइल्यूशन के साथ, एट पार्टिकुलर डाइल्यूशन और एट दिस पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। ये तीनों पॉइंट को अच्छे से लिख लो कॉपी में। आगे चलो, आगे क्या कहता है, अब आता है आगे क्या, ये मोलर कंडक्टिविटी के बाद एक टर्म्स आता है जिसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो, जो मोलर कंडक्टिविटी हो रहा है उसको एक टाइम पे क्या किया जाएगा सर, लिमिटेड किया जाएगा, एक टाइम पे क्या किया जाएगा सर, लिमिटेड किया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। अब लिमिटेड कब होगा, लिमिटेड होने के लिए रीजन क्या है, कि अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं जीरो पहुंचे, मतलब उसको इतना ज्यादा डाइल्यूट डाइल्यूट कर दो कि उसमें आयन दिखे ही नहीं, आयन वहां पे फ्री रहे ही नहीं, तो मतलब आयन एक तरह से समझ में नहीं आया आयन है या नहीं, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंफिनिटी पे पहुंच जाती है, उस केस में उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। देखो इस पॉइंट को समझो क्या, देखो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। देखो अभी हमने क्या बताया सर, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लैम्डा एम बराबर के बटे सी, यही है ना। मान लो अगर हम सी को बोल दे जीरो, क्या सर, सी को बोल दे क्या, जीरो, अब तुम जीरो से इसको भागा दे दो के को, तो के क्या हो जाएगा सर, के इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो किसी भी चीज को जीरो से भागा देंगे क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी। देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें के बटा जीरो, इस केस में इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, ये तो इन्फिनिटी के आसपास आ जाएगा ना। हाँ, तो बोलता है क्या, कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, ठीक है, इसको क्या करेंगे सर, या तो जीरो अप्रोच कर देंगे, तो कंसंट्रेशन एक तरह से जीरो पे ले जाओ, या फिर दूसरे भाषा में इसको बोलते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन, क्या बोलेंगे सर, इन्फिनाइट, मतलब इतना ज्यादा इसको डाइल्यूट कर दो कि पता ही ना चले कि इसमें आयन है या नहीं। जैसे मान लो क्या, कि अगर कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में 100 ml वाटर है और 10 ग्राम क्या है सर, NaCl है, ठीक है, तो इसका अपना कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है, यस या नो, है ना। अगर यहीं पे अब बड़ा सा एक ड्राम ले लो, ये ड्राम है 100 लीटर का, कितना सर, 100 लीटर का, इसमें क्या करो सर, 10 ग्राम NaCl खोलता हूं, हमको बताया कि 10 ग्राम NaCl पता चलेगा कहीं पे,
तुम टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कि इसमें NaCl नाम का कोई चीज है? बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, इसकी क्वांटिटी यहाँ पता ही नहीं है। उस केस में बोलेंगे कि जो NaCl है क्या है सर? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। या फिर तुम पूछोगे NaCl का कंसंट्रेशन क्या है, हम बोलेंगे इसका जो कंसंट्रेशन है NaCl का, वो कहीं ना कहीं 0 तक पहुंच गया। क्या पहुंच गया सर? लगभग 0 के आसपास पहुंच चुका है। इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया सर? लगभग 0 के आसपास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी इतना ज्यादा है कि सॉल्यूट के बारे में कुछ पता चल रहा नहीं। उसी केस में इसको बोलेंगे क्या? ये 0 को अप्रोच कर लिया। जब कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करता है, इसी मोलर कंडक्टिविटी का नाम क्या बदल जाता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या बोला सर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्ब्डा नॉट एम। क्या सर? लैम्ब्डा नॉट एम से इसको रिप्रेजेंट करते। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? है ना? चलो, जितना अभी समझाएं इसी को लैंग्वेज में भी हम लिख दिए, घबराना। अभी वेरिएशन बता दिए मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का, कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को समझो। ठीक है, फिर इसका भी वेरिएशन को समझो। देखो क्या कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोल रहा है सर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको लैम्ब्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो क्या कहता है। कहता है क्या? व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज 0, जब कंसंट्रेशन 0 अप्रोच कर लेता है, मतलब 0 के आसपास पहुंच जाता है, यानी कि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, देन मोलर कंडक्टिविटी इज नॉन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उस केस में मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इस डेफिनेशन को पूरा ऐसे लिख सकते हो क्या? व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज 0, देन द मोलर कंडक्टिविटी इज नॉन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या होगा सर? ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे भी बोल सकते हो, या तो कंसंट्रेशन को 0 बोल सकते हो, या इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे भी तुम बात कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इसका डेफिनेशन है, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। या फिर यहाँ पढ़ो क्या? दिस वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट दैट पर्टिकुलर डाइल्यूशन इज नॉन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बोलता है दिस वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट दैट पर्टिकुलर डाइल्यूशन, मतलब उस पार्टिकुलर डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस को ही हम क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे सर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कह देंगे। ठीक है, ठीक है, चले। देखो यहाँ पे क्या समझा था? पार्टिकुलर डायल्यूशन। पार्टिकुलर डायल्यूशन का मतलब डायल्यूशन को फिक्स किया गया, या तो 0 के आसपास या इन्फिनाइट डायल्यूशन। बोला द आयन बिकम्स टोटली इंडिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे आयन जो होते हैं बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते अदर आयन। अदर आयन पे कब डिपेंड नहीं करेगा? जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, या फिर उसका कंसंट्रेशन क्या हो? 0 के आसपास पहुंच जाएगा। एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पे आयन कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम, आयन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के लिए। और उस केस में क्या बोल रहा है? उस केस में दिस वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, उस केस में जो मोलर कंडक्टेंस बनता है एट दैट पार्टिकुलर डायल्यूशन, उस पार्टिकुलर डायल्यूशन पे, उसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। ये डेफिनेशन पीछे जो 3 पॉइंट है ना, डायल्यूशन, एट पार्टिकुलर डायल्यूशन और एट पॉइंट, उसके हिसाब से आया। लेकिन जो डेफिनेशन तुमको याद रखना वो ये वाला। कौन? व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज 0। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज 0, देन देन दी मोलर कंडक्टिविटी इज नॉन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तब हम मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। ये डेफिनेशन को आप अच्छे से कॉपी में लिख लेना। ठीक है, समझ रहे हो? ये डेफिनेशन आपको याद रखना। ठीक है, आप समझ गए? चलो आगे। आगे क्या है? आगे बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान दो। एक मिनट।
अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं क्या, लैम्बडा नॉट एम से। देखो बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा नॉट एम। किसे सर, इसको लैम्बडा नॉट एम से, या लैम्बडा के ऊपर नॉट ना दे करके इन्फिनिटी भी यूज करके लिखते हैं, ठीक है, लैम्बडा नॉट एम या लैम्बडा इन्फिनिटी एम। ये दोनों तरह के सिंबल बुक में यूज होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखो बोलता है क्या, देखो बोलता है यहाँ पे क्या, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं लैम्बडा एम बराबर क्या, के बटे सी, क्या जानते हैं, मोलर कंडक्टिविटी जो होता है कंडक्टिविटी बटे सी होता है कंसंट्रेशन। वही बोलता है वेरिएशन ऑफ लैम्बडा एम का जो वैल्यू होता है वो कंसंट्रेशन जो होता है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का होता है, द वेरिएशन ऑफ लैम्बडा एम विद कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के हिसाब से लैम्बडा एम का वैल्यू वेरी करता। वही बोलता था वेरिएशन इन लैम्बडा एम विद द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे कैसे वेरिएशन को शो करता है, इसके लिए दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना पॉइंट रखा। पहला वैज्ञानिक थे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते, वो है डिबाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन, डिबाय हकल ऑन सेगर पहला साइंटिस्ट, और दूसरा साइंटिस्ट है कोलराल्स, क्या नाम है, कोलराल्स। पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिबाय हकल ऑन सेगर, दूसरा कोलराल्स, कोलराल्स, ठीक है। दो अलग अलग साइंटिस्ट है जो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, देखो द वेरिएशन ऑफ लैम्बडा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। देखो बोलता है लैम्बडा एम इंक्रीजेज स्लोली विथ डाइल्यूशन। लैम्बडा एम का वैल्यू जो होता है सर ये बढ़ता है जब हम कंसंट्रेशन होता है, लैम्बडा एम इंक्रीजेज स्लोली विथ डाइल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा घटेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा घटेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन का घटना यानी डाइल्यूशन बढ़ना, तो बोलता है लैम्बडा एम का वैल्यू बढ़ता है जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटता। इसके पीछे क्या रीजन, देखो बोलता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर मोस्टली आयनाइज्ड स्टेट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सबसे ज्यादा आयन प्रोवाइड करेगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है, जैसे NaCl KCl 100% आयनाइज होते हैं। तो ये बोलता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्टली आयनाइज स्टेट, ये आयनाइज जाते हैं, आयन में टूट जाते, ठीक है। बोलता नो एब्रप्ट, ये अचानक से, ठीक है, नो एब्रप्ट चेंज इन द नंबर ऑफ आयंस विद डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन के बढ़ने से अचानक से कोई चेंज दिखाता नहीं। नो एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब अचानक से, नो एब्रप्ट चेंज इन द नंबर ऑफ आयंस विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस में अचानक कोई चेंज आता, ठीक है। क्या होता है सर, देखो देखो होता है क्या, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द आयन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है सर, अट्रैक्शन ज्यादा होता है आयन के बीच, एंड स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ आयन। देखो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, हमने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होता है सर, आयन आयन के बीच क्या होता है, आयन आयन इंट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, आयन आयन के बीच क्या इंट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो, ठीक है, फोर्स ज्यादा हो। अब आयन आयन इंट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो आयन फ्री ज्यादा रह नहीं पाए, और आयन ज्यादा फ्री नहीं होंगे तो कंसंट्रेटेड कंडीशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो, वहीं डाइल्यूट कंडीशन में ज्यादा हो, क्योंकि डाइल्यूट कर दोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो आयन फ्री ज्यादा होंगे, आयन जितना ज्यादा फ्री होंगे कि मोलर कंडक्टिविटी उतना ज्यादा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। वही बोलता है विथ डाइल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, जैसे जैसे हम आयनिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन द आयन इंक्रीजेज, तो आयन के बीच जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसको बोलते हैं आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरएक्शन क्या होता है यहाँ पे, देखो बोलता है यहाँ पे क्या, डिस्टेंस बढ़ने के कारण डिक्रीज इन इंटर आयनिक
अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होता है, घट जाता है। दोनों के बीच पॉजिटिव नेगेटिव जो चिपके हुए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण डायल्यूशन करने से दूर चले जाते हैं। अब डायल्यूशन होने के कारण क्या करंट को आसानी से पास करेगा। वही बोलता है ग्रेजुअल, धीरे धीरे इंक्रीज, धीरे धीरे क्या, ग्रेजुअल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। वही बोलता है क्या, धीरे धीरे क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी जो होता है सॉल्यूशन को बढ़ता है। ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, उसको जब डाइल्यूट करते हैं तो आयन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है। डिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होता है सर, इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होता है वो घट जाता है। इंटर आयनिक अट्रैक्शन घटेगा तो आयन एक कैटायन दूसरे एनायन को अच्छे से क्या करंट को पास करेगा, क्योंकि आयन जितना ज्यादा फ्री होंगे करंट उतना अच्छा से पास होगा। और बेटा करंट जितना अच्छा से पास होगा, वही बोलता है इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूट करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी सर, बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ गए। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात हो रहा है अभी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को समझाने के लिए, उसके केस को एक्सप्लेन करने के लिए कौन साइंटिस्ट आए, डिबे, हकल ऑन सेगर इक्वेशन। कौन सर, डिबे, हकल। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या, द वेरिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय एन इंपेरिकल रिलेशन। ये एक इंपेरिकल रिलेशन देता है क्या सर, ये देता है लैम्बडा एम बराबर क्या, लैम्बडा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। क्या था सर, तो फिर से लिख क्या, लैम्बडा एम बराबर क्या, लैम्बडा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। इसको बोलेंगे क्या, इसका नाम है डिबाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन। क्या नाम है सर इसका, डिबाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन। ठीक है, क्या नाम है सर, डिबाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन। ठीक है, बोलता है लैम्बडा एम क्या, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्बडा नॉट एम क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सी क्या, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ए क्या है सर, कांस्टेंट। अब ए का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे किसके बीच, सर लैम्बडा एम और अंडर रूट सी के बीच। सबसे पहले देखो, फॉर ए गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे एक वैल्यू कांस्टेंट होता है, और ए का जो वैल्यू होता है डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट पे ए का वैल्यू डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, चार्ज ऑन दी डिसोसिएटेड आयन। अब ए का वैल्यू अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अपनी चार्ज ऑन दी डिसोसिएटेड आयन, डिसोसिएटेड आयन पे जितना चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर चार्ज 2 है उसके हिसाब से ए का वैल्यू, चार्ज 1 है तो उसके हिसाब से ए का वैल्यू। ठीक है, चलो मेन चीज हमारा जो है ये इक्वेशन, मेन चीज क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन लैम्बडा एम बराबर क्या, देखो इसको समझाते हैं क्या, लैम्बडा एम बराबर क्या है, लैम्बडा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट, यही तो है। इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, y बराबर क्या, एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी में इसको ऐसे करो तो क्या होगा, तो अगर ऐसे लिखना होगा लैम्बडा एम माइनस ए अंडर रूट सी कर दें, प्लस क्या सी की जगह पे लैम्बडा नॉट एम। यहाँ पे जो है इसका एम, एम क्या है, एम यानी कि स्लोप, स्लोप है माइनस ए, स्लोप क्या है यहाँ पे, और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे वो है लैम्बडा नॉट एम। ठीक है, इंटरसेप्ट सी बराबर क्या है सर, लैम्बडा नॉट एम, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि इसका ग्राफ जो है सर, देखो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, ये स्लोप है, माइनस ए ग्राफ होगा। क्यों सर माइनस ए, क्यों माइनस ए, इसलिए क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है सर, नीचे की तरफ जा रहा। वही बात यहाँ पे हमने लिखा है क्या, देखो ये नीचे बता रहा है क्या, कंसंट्रेशन इसका, और इधर क्या है सर, इधर हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये ग्राफ दोनों के बीच है, ये स्लोप इधर का बता रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है,
इसी बात को देखो यहाँ पे, ये ग्राफ किससे कंपेयर किया गया सर? स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, उससे इसको कंपेयर किया गया। ये माइनस होने के कारण ये क्या हो रहा है, नीचे तरफ जा रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ, ठीक है। देखो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देखो यहाँ क्या लैम्डा एम, देखो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इधर, और इधर क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो ये क्या है सर, स्लोप, स्लोप बराबर क्या है माइनस ए। ये ग्राफ है किसका, केसीएल इलेक्ट्रोलाइट का। देखो केसीएल इलेक्ट्रोलाइट का क्या है सर, यहाँ पे ये जो एरिया है ये है हमारे पास सी इंटरसेप्ट लैम्डा नॉट एम, ठीक है। और ये क्या है सर, ये हमारे पास है स्लोप ए एम, एम बराबर क्या माइनस ए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ है, और ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। ये ग्राफ क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। सी बराबर क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। ये हमारे पास डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन का है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अपने आयन में बहुत जल्दी क्या होते हैं, टूट जाते हैं। वही बोलता है कंसंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ रहा है, 0.2 0.4, ये कंसंट्रेशन जैसे जैसे उधर की तरफ जा रहा है ये टूटते चला जाता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलो इसको लिख लो, ग्राफ को, ग्राफ को जरूर लिखना कॉपी में, इस ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आगे देखो क्या कहता है, देखो वही यहाँ बता रहा प्लॉट लेमड़ा एम अंडर रूट सी, ठीक है। देखो वही ग्राफ यहाँ सेम टू सेम एज इट इज। देखो बोलता है लेमड़ा एम लेमड़ा नॉट एम ए अंडर रूट सी वाई इक्वल टू सी इंटू एम एक्स या एम एक्स प्लस सी। इसको चेंज करेंगे, इंटरसेप्ट क्या, इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे हमारे पास सी को इंटरसेप्ट करते, ठीक है। सी यहाँ पे इंटरसेप्ट है, इसका वैल्यू लेमड़ा नॉट एम है, स्लोप क्या है सर माइनस सी। यहाँ पे जब भी पूछे इंटरसेप्ट लेमड़ा नॉट एम, स्लोप माइनस सी, ठीक है। इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, अभी आगे हम बता देंगे, ठीक है। चलो इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है हमारे पास, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आगे देखा दें, ठीक है। चलो ये हुआ स्ट्रॉन्ग, ये हुआ अभी किसके लिए सर, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जगह पे अगर कहीं कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले ले तब क्या होगा सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे कोई क्या ले ले सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले ले तो क्या होगा सर, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए अब आगे चलते सर, आगे क्या है सर, आगे हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आता है हमारे पास क्या, देखो अब ए का वैल्यू क्या होगा, देखो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले होता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, Na पे एक प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है, CaCl2 Ca पे दो प्लस, और क्लोरीन पे एक माइनस, Mg पे दो प्लस, और सल्फेट पे दो माइनस, ठीक है। तो चार्ज ऑन द डिसोसिएटेड आयन, क्योंकि चार्ज जो, अब देखो ये डिसोसिएटेड आयन क्या है, यही हमको ए का वैल्यू बताता है कि ए जो है कांस्टेंट है डिवाई हैकल सैगर इक्वेशन के लिए। वही बोल रहा है कि ऑल इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसके पास लगभग एक जैसा चार्ज होता है ऑन डिसोसिएटेड आयन, हैव द सेम वैल्यू ऑफ, अगर चार्ज सेम है ना डिसोसिएटेड आयन का, तो ए का वैल्यू भी सेम। अगर चार्ज डिफरेंट है, जैसे NaCl और NaCl में क्या करें, यहाँ पे प्लस एक माइनस, ठीक है, समझ रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है KCl, KCl में क्या प्लस एक माइनस एक, दोनों के लिए ए का वैल्यू सेम। HCl होता है तो सर प्लस एक माइनस एक, इस केस में दोनों का ए का वैल्यू सेम। वही बोल रहा है ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ पार्टिकुलर टाइप द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज सेम हो, ठीक है, ऑफ डिसोसिएटेड आयन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ए, उसका उसके वैल्यू ए का वैल्यू क्या होगा उसके लिए सेम रहे। ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, सेम इलेक्ट्रोलाइट जिसका जिसके नंबर ऑफ चार्ज सेम है, उसके ए का वैल्यू भी क्या होगा सर, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान से देखो, बोलता है वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी तक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कौन एक्सप्लेन किया सर, इबाय हकल ऑन सेगर नाम के वैज्ञानिक ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बताया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, डिक्रीज करता है, डायल्यूशन की तरफ जाता है, ठीक है। वहीं स्ट्रॉन्ग देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कहता है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन घटेगा
मोलर कंडक्टिविटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। डाइल्यूशन जितना ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, मोलर कंडक्टिविटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, वहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है सर, बोलता है वेरिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोलता है एट हायर कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, मान लो क्या 100 ml पानी है, उसमें 20 ml का एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव आयन की जो संख्या है वो स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव जो इसके अंदर की जो आयन की संख्या है वो हाई कंसंट्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट के प्रेजेंस में, सॉल्वेंट रहने के कारण क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा। और हायर कंसंट्रेशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो टूटेगा नहीं, ये अपने आयन में नहीं टूटेगा, अल्फा नहीं देगा, नंबर ऑफ आयंस ये नहीं देगा। और नंबर ऑफ आयंस ही नहीं देगा तो मोलर कंडक्टिविटी होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि इसको तुमको डाइल्यूट करना पड़ेगा। जब तुम डाइल्यूट करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होता है, बढ़ जाता है। वही बोलता है क्या, विथ डाइल्यूशन ऑफ, क्या बोल रहा था ना आप देखो, होता है यहाँ पे क्या, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, अगर बहुत ज्यादा तुम डाइल्यूट कर दोगे ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू 1 होने का मतलब होता है कि जो भी तुम लिए वो इलेक्ट्रोलाइट वो पूर्ण रूप से टूट चुका है। समझ रहे हो, ये हमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ाया था कि अल्फा का वैल्यू 1 है तो 100% डिसोसिएशन, अगर अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 है तो डिसोसिएशन बहुत कम हुआ, अगर अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो डिसोसिएशन क्या, बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू 1 हो जाता है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, देखो होता है विथ डाइल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, जब आयनिक सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, यानी कि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कर देंगे, तो बोलता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट को जितना ज्यादा डाइल्यूट करते हो वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है जो 100% आयनाइज नहीं होते, डाइल्यूशन होने के कारण वो भी अपने आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, बोलता है इससे क्या होगा, इंक्रीजेज नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। अब इसके कारण क्या होगा, नंबर ऑफ आयन जो होता है सॉल्यूशन के अंदर वो बढ़ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने के कारण। अब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो बोलता है स्टीपली इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टेंस। तो होगा क्या, मोलर कंडक्टेंस जो होता है तुरंत नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन स्टीपली धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसे आया, जैसे तुम डाइल्यूट कर दोगे ऐसे बढ़, सीधा ऐसे नहीं बढ़ रहा, स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगा, स्टीपली थोड़ा कर्व लाइन में बढ़ेगा। बोलता है नियर लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंडीशन पे स्टीप, स्टीपली या स्टीप बोलो, स्टीपली, स्टीप का मतलब है कर्व। ठीक है, सीधा कंसंट्रेशन घटने के कारण या कंसंट्रेशन बढ़ने, कंसंट्रेशन घटने के कारण या डाइल्यूशन बढ़ने के कारण, ठीक है, सीधा का कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, इसका स्टीपली थोड़ा सा कर्व लाइन में बढ़ेगा। समझ रहे हो, हाँ। वही यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस, मतलब कुल मिलाकर के कंडक्टिविटी बेटा नंबर ऑफ आयंस का, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ये कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा ही। ठीक है, इस बात का, ठीक है, चले आगे देखो, आगे क्या सर वही बोल रहा है यहाँ पे क्या, देखो ये ग्राफ सीधा नहीं गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ क्या था, सीधा ऐसे था कि क्या, कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा इसकी मोलर कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा क्या होगी, बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। और ये किसके लिए सर, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, है ना। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में समझो कि मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे भी बढ़ेगी, ठीक है, कंसंट्रेशन घटने से, ठीक है, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इसका ग्राफ जो है सीधा नहीं जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, इसका ग्राफ थोड़ा कर्व लाइन में आएगा, क्या होगा, थोड़ा कर्व लाइन में आएगा। ठीक है, वही यहाँ पे देखो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम, ये कंसंट्रेशन, ये ग्राफ क्या होगा सर, थोड़ा स्टीपली आ रहा है,
ये भी मोलर मोलर कंडक्टिविटी ये भी बढ़ रहा है डाइल्यूशन होने के कारण, लेकिन ये सीधा ना होकर के थोड़ा सा स्टीपली होगा, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% आयोनाइज नहीं होते। वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉट 100% आयोनाइज, ठीक है। ठीक है, ये 100% आयोनाइज नहीं होते, ठीक है। इसीलिए इसका ग्राफ डायरेक्टली ना होकर के स्टीपली हो, ठीक है। दोनों ग्राफ का ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन और ये स्टीप, ठीक है, थोड़ा सा कर्व लाइन। चलो आगे, आगे क्या कहता है सर, देखो वही बोलता है यहाँ पे क्या, द कर्व और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देखो ये थोड़ा सा हाइपरबोला के टाइप का, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल टाइप का देखेगा, लेकिन बीच में हाइपरबोला टाइप का शेप लिया हुआ, ठीक है। होता है डज नॉट इंटरसेप्ट दी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं बना, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं बना, देखो वहां पे क्या था, वहां पे ऐसे इंटरसेप्ट था ना, ये इंटरसेप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं बना, तो बोलता है डज नॉट इंटरसेप्ट दी एक्सिस, ये एक्सिस के साथ कोई इंटरसेप्ट बना, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ क्या है, हाइपरबोला टाइप का ग्राफ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये बिल्कुल भी नहीं। वही यहाँ पे ये कह रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्टीपली या हाइपरबोला टाइप से क्या होता है बनता, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, चलो वही बोल रहा है क्या, ऑल्दो द कंसेप्ट ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन एग्जिस्ट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब ये है कि जो मोलर कंडक्टेंस जो होता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तब भी मोलर कंडक्टेंस एग्जिस्ट करता, ठीक है। बट ग्राफिकली वैल्यू कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, लेकिन ग्राफ के थ्रू इसके वैल्यू को डायरेक्ट इवेल्युएट करना, कैलकुलेट करना बड़ा कठिन काम, ठीक है। वही बोलता है बट ग्राफिकली द वैल्यू कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, यहाँ पे इसके वैल्यू को, इसके मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू को सीधा सीधा निकालना बहुत मुश्किल काम। देखो अगर सीधा ग्राफ ऐसे होता, देखो इस पॉइंट पे जहां मैच करता, वहां पे इसका क्या मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करता, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये कोई सीधा डायरेक्ट कोई आंसर नहीं दे रहा, लेकिन हो जरूर रहा, समझ रहा। वही बात ये कह रहा है, इसका जो है इसके ग्राफ से डायरेक्टली इवेल्युएट नहीं किया जा सकता वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस। तो अब इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, तो इवेल्युएट कैसे करेंगे, जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सहायता लेंगे, किसका सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सहायता लेंगे। क्यों क्यों लेंगे, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है क्या, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, देखो वही था ना मोलर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन होता है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम बोल सकते हैं ये केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एक्सप्लेन किया गया, आप समझ रहे हो, इसके लिए सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एक्सप्लेन किया गया। बोलता है क्या, लैम्डा नॉट एम, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके लिए सर वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोलराल्स लॉ, देखो आया ना कोलराल्स लॉ, अभी बोले थे ना दो वैज्ञानिक है, कोलराल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ, कोलराल्स लॉ। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी को समझने के लिए कोलराल्स लॉ, कोलराल्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना लॉ दिया, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए डिवाई हकल ऑन सैगर ने अपना एक, ठीक है, ध्यान रख, ठीक है। अब देखो ये कोलराल्स क्या कहते हैं, कोलराल्स कहते हैं कि कोई भी तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे ना, उसके जो आयन होते हैं इंडिविजुअल आयन, वो सब क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वही बोलता है कोलराल्स एग्जामिन, कोलराल्स ने एग्जामिन किया, एग्जामिन मतलब इन्होंने डायरेक्ट अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, पहले इन्होंने मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान से ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, जांच किया, परखा, देखा, समझ रहे हो मेरी बात को। देखो मैं मल्टीपल टाइम्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज है। मैं एक ही चीज कहूंगा, मेरे पढ़ाने के बाद या पढ़ने से पहले तुम एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना,
अगर लाइन बाय लाइन तुम पढ़ते हो उसके बाद मेरे लेक्चर को देखते हो या मेरे लेक्चर देखने के बाद पढ़ते हो, दोनों केस में तुम्हारी जो क्लियरिटी है ना इस टॉपिक पे बेहतरीन तरीके से मैं दिला, ठीक है। चलो क्या कहता है, बोलता कोलराज एग्जामिन लैम्बडा नॉट एम वैल्यूज फॉर ए नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बोलता है लैम्बडा नॉट एम का जो वैल्यू होता है, चलो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ बोलता है क्या, कोलराज लॉ लैम्बडा नॉट एम वैल्यू फॉर ए नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑब्जर्व सर्टेन रेगुलरिटी। उन्होंने कोलराज ने क्या किया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू को देखा कई सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, कई सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में उन्होंने देखा क्या कि ड्यू टू डिफरेंट इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ के प्लस आयन या सोडियम आयन, उन्होंने देखा क्या कि साइज अलग अलग होने से कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़, क्या पड़ रहा था, क्या कॉमन इफेक्ट पड़ रहा, देखो केसीएल को तोड़ो, के प्लस सीएम आयन, वहीं एनएससीएल को तोड़ो, Na प्लस सीएम आयन, एनायन एनायन का साइज सेम है, एनायन एनायन का साइज सेम है, ध्यान दो, लेकिन कैटायन का साइज डिफरेंट है। इसका साइज, पोटासियम का साइज क्या है, हमेशा बड़ा है किससे, सोडियम से, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब इसका साइज सेम है, बस इसका साइज बड़ा है। यहाँ पे यहाँ पे नाइट्रेट आयन का साइज सेम, लेकिन पोटासियम और सोडियम आयन का साइज डिफरेंट। वही बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl का 14.99 10 का पावर माइनस 3, वही NaCl का 12.65 10 का पावर माइनस 3, यानी कि क्लोराइड आयन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ रहा है यहाँ पे पोटासियम और सोडियम। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2.34 10 का पावर माइनस 3। इसी तरह सोडियम पोटासियम में क्या, मतलब देखो यहाँ जो आयन सेम था उसके वजह से कोई फर्क पड़ा, लेकिन जो आयन डिफरेंट है उसके वजह से फर्क पड़ा, और दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होने के बावजूद भी फर्क उतना ही पड़ा, डिफरेंस बिल्कुल नहीं पड़ा। ध्यान दो, पोटासियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, फर्क सोडियम पोटासियम के साइज का, डिफरेंस 2.34 10 का पावर माइनस 3। बाकी बस ClCl एक तरह से घट गया, कट गया, कट गया मतलब कट गया, खत्म हो गया। सोडियम नाइट्रेट पोटासियम नाइट्रेट को ध्यान से समझो, सोडियम नाइट्रेट पोटासियम नाइट्रेट में क्या, K प्लस NO3 माइनस, इसमें देखो Na प्लस और NO3 माइनस, ये दोनों का साइज सेम है, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम सेम, खत्म करो, इसका साइज बड़ा, इसका अपना कुछ वैल्यू, इसका कुछ वैल्यू, दोनों के बीच डिफरेंस निकाला गया 2.34 10 का पावर माइनस 3। तो इस केस में भी सेम आयन था, सेम डिफरेंस, इस केस में भी दोनों के बीच सेम आयन था, सेम डिफरेंस। मतलब एक चीज पता चला कि दो अलग अलग आयन को लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो आ सकता है, ठीक है, आप समझ रहे हो। कोलराल्स ने इसी बात को एग्जामिन किया, बार बार देखा, समझा और उन्होंने डिसीजन, देखो उसी तरह क्या KCl, हाँ वही डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, देखो KCl में देखो KCl और KNO3 को भी लिया, जैसे यहाँ K पे प्लस चार्ज, इस पे भी K प्लस, दोनों सेम, यहाँ पे नेगेटिव आयन, क्लोराइड और नाइट्रोनियम आयन डिफरेंट है, इस केस में भी देखो डिफरेंस क्या 0.49 10 का पावर माइनस 3। देखो NaCl में Na और Cl डिफरेंट, Na प्लस अलग, देखो यहाँ पे कटायन कटायन सेम, कटायन कटायन सेम, यहाँ पे एनायन डिफरेंट लिया गया, लेकिन दोनों एनायन सेम टाइप का लिया गया, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, ये दोनों को देख करके देखो ड्यू टू डिफरेंस ही, अब यहाँ पे डिफरेंस क्यों आया कि क्लोराइड और नाइट्रोनियम आयन का साइज अलग अलग है, इसीलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। अब ये दोनों को देख करके, ये दोनों वैल्यू के डिफरेंसेस को देख करके किसने डिसीजन लिया, डिबाय हकल सॉरी कोलराल्स ने एक डिसीजन लिए, उन्होंने क्या क्या लिया डिसीजन, देखो बोलता है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यदि हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ले जाएं इसको कंसंट्रेशन, ठीक है, तो व्हेन ऑल द इंटर आयनिक इफेक्ट डिसअपियर, जितने भी इंटर आयनिक इफेक्ट होते हैं, मतलब जितना भी आयन एक दूसरे को इफेक्टिव इफेक्ट पहुंचा रहे हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, होता है व्हेन ऑल द इंटर आयनिक इफेक्ट डिसअपियर ईच आयन मेक्स अ डिफिनाइट डेफिनेट डिफिनाइट डिफिनाइट कंट्रीब्यूशन, मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है कहने के निश्चित, डिफिनिट, फिक्स, ठीक है, क्या बोल रहा है कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दो कंसंट्रेशन को
इलेक्ट्रोलाइट को कि उसका जो इंटरआयनिक इफेक्ट है, मतलब एक आयन और दूसरे आयन के बीच जो रिपल्सन, अट्रैक्शन जो भी होता है, उस तरह से खत्म हो जाए, डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है। उस केस में ईच आयन मेक्स डिफिनिट कंट्रीब्यूशन, चाहे वो कटायन हो या एनायन, उस दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर, सेम हो जाता है, ठीक है, निश्चित हो जाता है, फिक्स कंट्रीब्यूशन हो जाता है, वही बोलता है। तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी के तरफ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन विथ विच इट इज एसोसिएटेड, होता है। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द अदर आयन के इरिस्पेक्टिव होने के बाद भी, है ना, विथ विच इट इज एसोसिएटेड, जिसके साथ भी ये जुड़ा होता है, उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही होगा, ठीक है। यहां से यही कंक्लूजन, ठीक है, ये दो वैल्यू है, उससे यही बात कंक्लूजन निकला कि अगर अलग अलग आयन, अगर कोई कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको अगर तोड़ दिया जाए तो उसके इंडिविजुअल आयन को जोड़ा जाए, तो जो NaCl या जो KCl लिया गया उसके इक्वल ही आएगा, क्या, उसकी अलग अलग आयन का, कटायन एनायन दोनों को जोड़ने के बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सेम आए, ठीक है। देखो वही बात यहाँ पे कह रहा है, क्या मतलब समझो ऐसे, जो बात यहाँ कह रहा है उस बात को हम यहाँ लिखते हैं, कुल मिला के समझो, अगर हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl दिया जाए, ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी जो है Na प्लस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl, ये दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों को तोड़ोगे तो ये आ गया। लेकिन ये होगा कब, ये केवल होगा इन्फिनाइट डायल्यूशन पे, कहाँ पे सर, इनफिनिट डायल्यूशन पे इसका अलग अलग आयन का मोलर कंडक्टिविटी सेम हो जाता, मतलब डिफिनिट फिक्स हो जाता, उसमें कोई तरह का बदलाव होता, इन्फिनाइट डायल्यूशन। और जब बात इन्फिनाइट डायल्यूशन का हो गया तो मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कन्वर्ट हो गया, आप समझ रहे हैं। वही बात को यहाँ पे समझाया गया, देखो यार क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये क्या कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है इलेक्ट्रोलाइट को, उसको रिप्रेजेंट करते किसके रूप में सर, देखो क्या, इसको रिप्रेजेंट करते द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोल रहा है सर, देखो कोलराल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या होता है, अब ये इसका देखो, अगर आपसे पूछा जाए कोलराल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन या इसका जो डेफिनेशन क्या लिखोगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, देखो लिखना क्या स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट लिखना कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज the sum of the individual contribution of anion and cation of the electrolyte। कोलराल्स लॉ कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे इलेक्ट्रोलाइट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को, और इसी को हम क्या, कोलराल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करेगा, अपना अलग है तो अलग पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहे, जैसे लैम्बडा एम बराबर क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कोई भी कंपाउंड हो, उसका कटायन का अलग एनायन का अलग, दोनों को जोड़ेंगे इंडिविजुअली तो ये निकल जाएगा टोटल, ठीक है। वही बोलता है लैम्बडा नॉट एम क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन, लैम्बडा नॉट माइनस का मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ये कटायन एनायन दोनों इंडिविजुअल को सम करेंगे तो कोलराल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ठीक है। यहाँ लिख दो दिस इज दिस दिस इज नॉन एज क्या, इसको लिखने के बाद लिखना, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद दिस इज नॉन एज कोलराल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट
माइग्रेशन ऑफ आयन, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है, यही जैसे यहाँ पे क्या है, NaCl सोल्यूशन के लिए क्या होता है, NaCl सोल्यूशन के लिए यहाँ पे है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl बराबर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर ये दोनों का वैल्यू अलग अलग दिया है, दोनों को जोड़ेंगे दिया, ये लेंगे जोड़ेंगे दिया, ठीक है, यही बोलता है, ठीक है, चला आगे, बोल रहा है उसको। अब देखो, अब इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे यूज करेंगे, AXBY है, देखो जो नीचे होता है, ठीक है, जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे आ जाता है, और जो यहाँ होता है इसका पावर में चला जाता है, देखो समझा, AXBY, ठीक है, देखो XAY पे क्या, ये चार्ज यहाँ पे, YB ऐसे करके आएगा, ठीक है, तो वही यहाँ पे तोड़ के इसको लिख रहा है, ठीक है, इसी को यहाँ पे लिखा गया कि देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका लिखा जाए तो लैम्डा नॉट, ठीक है, V प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस V माइनस लैम्डा नेगेटिव, ठीक है, इस तरह करके दोनों को क्या सम करके लिख देंगे, ठीक है। अभी हम एग्जांपल का इशारा दे रहे हैं, वो तो यहाँ पे V प्लस और V माइनस क्या है, आर द नंबर ऑफ कटायन या एनायन, ये कटायन और एनायन के रिस्पेक्टिवली बताता है आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, होता है यहाँ पे क्या V प्लस या V माइनस, तो यहाँ पे कटायन एनायन आर द नंबर ऑफ, ठीक है, V प्लस V माइनस आर द नंबर ऑफ कटायन या एनायन रिस्पेक्टिवली आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन होने के बाद होता। इसके मल्टीपल एग्जांपल हम लिखते रहे ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, हम कुछ एग्जांपल लिख ही दे रहे हैं खुद से, ठीक है, ताकि तुमको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, अगर कोई दे दे, अच्छा ठीक है, इसका कैसे लिखोगे, इसका ऐसे लिखोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, H3COO पे नेगेटिव चार्ज प्लस क्या, देखो कोई ऐसे भी इसको लिख देता तो भी दिक्कत नहीं, कोई ऐसे भी लिखता तो कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है, ऐसे लिख दे पहला, दूसरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कहीं HCN दे दे तो सर, अब देखो मैं ऐसे तोड़ के लिख रहा हूँ, कोई बोलना क्या सर ऐसे लिख दिया कोई दिक्कत है क्या, अरे नहीं बेटा, दोनों मतलब सेम चीज है, ठीक है, अलग मत समझना, ठीक है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या CN माइनस चार्ज, मतलब एक कटायन एक एनायन, ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लो सर, अगर कहीं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 का दे दे तो सर, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन प्लस यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, ठीक है, क्लियर है, ऐसे करके अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का क्या हम लोग देखेंगे क्या का कटायन एनायन का इंडिविजुअल सम लिखेंगे, ये कोरलाउस लॉ के, ठीक है, चला आगे, वही देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया CaCl2 का, CaCl2 में क्या था, Ca पे 2 प्लस चार्ज तो Cl पे नेगेटिव चार्ज, इसी को लिखा गया V प्लस बना क्या, इसके लिए क्या, इसके लिए है V प्लस, यहाँ पे क्या है एक, V नेगेटिव क्या दो, वो 2 मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव, ठीक है, वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 बराबर क्या, तो उसके बाद Ca पे 2 प्लस 2 इंटू Cl पे 2 नेगेटिव, ये दो दो यहाँ जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में, ठीक है, बात समझ रहे मेरी, ऐसे ही करके हम लोग सारे अलग अलग Ag Al2SO4 3 टाइम्स का लिखा गया क्या, देखो दो एल्यूमिनियम पे दो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे देखो इसमें मल्टीप्लाई 2, इसमें मल्टीप्लाई 3, वही लिखा है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 लैम्डा नॉट एल्यूमिनियम पे 3 प्लस 3 लैम्डा नॉट एम सल्फेट पे 2 माइनस, देखो वही आयन का सम यहाँ लिखा हुआ है, मल्टीपल एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है यहाँ पे क्या, इधर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो था वी आल्सो राइट, हम क्या लिख सकते हैं सर, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, इस फॉर्म में क्या, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देखो मोलर कंडक्टिविटी बात था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अरे हम लोग बताए थे ना कि Q बराबर क्या K गुने 1000 बटे C, तो ठीक वैसे ही अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं,
ठीक है, वही बोलता है क्या, वी कैन ऑल्सो राइट व्हेन, क्या बोला देखो, द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कब होता है, द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, the limiting equivalent conductivity lambda naught eq at infinite dilution for any electrolyte is the sum of individual contribution of the constituent। देखो देखो, हम लोग मोलर कंडक्टिविटी लिख रहे थे NaCl, इसका लिमिटिंग लगाएं तो इसके कटायन एनायन का लिखाया गया। वैसे ही अगर हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दे किसका, NaCl का, तो ठीक ऐसे इसका भी लिख देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ EQ, क्या EQ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, EQ क्लोराइड आयन। वही बोल रहा है जैसे मोलर कंडक्टिविटी को तोड़ के लिखते हैं वैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के आयन को भी तोड़ के लिखेंगे और कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, ध्यान रखना। वही बोलता है लैम्बडा नॉट एंड EQ बराबर लैम्बडा नॉट EQ पे प्लस पॉजिटिव आयन, लैम्बडा नॉट EQ पे नेगेटिव आयन। वही बोलता है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को ठीक सेम टू सेम लिखें, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्लस का मतलब लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कटायन, माइनस का मतलब लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ। ठीक है, कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, इसको लिख लीजिए लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अब आगे चलो सर, अब आगे क्या सर, देखो अब आगे यहाँ पे है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, देखो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जब n से भागा देंगे, n क्या होता है, n यहाँ पे है क्या, चार्ज। ठीक है, वेयर n इज द टोटल चार्ज कैरीड बाय इलेक्ट्रोलाइट, ये टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। n हमारे पास वैलेंसी फैक्टर होता है, क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता। ठीक है, अलग अलग सबस्टांस के लिए अलग अलग हो सकता है ये। जैसे देखो यहाँ पे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना, क्या लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बटे चार्ज ऑफ आयन। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई बोले सोडियम का निकाल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या करो, इसका मोलर कंडक्टिविटी सोडियम का दिया रहेगा बटे चार्ज से भागा, यहाँ पे एक है तो एक से भागा। अगर मान लो यहाँ पे होता क्या, सल्फेट से, इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट भागा क्या, तुम बात समझ रहे हैं? वही बात ये बोल रहा है। ठीक है, कि अगर हम लोग को लिमिटिंग कंडक्टिविटी चाहे कटायन का निकालना हो या एनायन का, उसके मोलर कंडक्टिविटी को उसके चार्ज ऑन दी कटायन, तो जितना कटायन एनायन की संख्या होगी उसी से भागा दे करके लिख सकते, कुछ नया चीज नहीं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर होगा क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बटे एन, एन क्या वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, आप समझ रहे हैं? चलो आगे क्या, CaCl2 का लिखा क्या, देखो CaCl2 का क्या, लैम्बडा नॉट m मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CaCl2 क्या, सेम वही है। अगर इसका लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना है तो देखो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर चार्ज कितना, 2, तो इसको 2 से भागा, क्या करेंगे, 2 से भागा। ठीक है, यहाँ पे कितना से, इसको 1 से भागा देंगे। ठीक है, यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखो इसी बात को हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ, क्या इसी बात को मैं नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ, यहाँ पे 2 से भागा दिए क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज यहाँ 2, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कितना, 1, 1 से भागा देने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 2 या ना 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो अब इस दोनों को निकालने के लिए एलसीएम निकाल देंगे, 2 2 निकालने, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई रहेगा। तो ये हमारे पास लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल गया किसका, ये कोई टफ नहीं, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ ताकि तुमको, देखो ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे, ठीक है, लेकिन जेई नीट में ये पूछेगा, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ ताकि जेई नीट का क्वेश्चन जब बनाओगे तुम्हें कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए इसको कॉपी में लिख लो तो बच्चे, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, कॉपी में लिख लो। देखो वही बोल रहा है क्या, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुम सल्फेट आयन का लिख दो, हटाओ इतना लिखने का जरूरत नहीं, काफी है। ठीक है, चल आगे आते सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, इसको हटाइए, एक एग्जाम्पल काफी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है लैम्बडा नॉट m NaCl का, KBr का, KCl का अलग अलग दिया होगा, बोलता है वैल्यू ऑफ लैम्बडा नॉट m फॉर NaBr का निकालना। ठीक है, देखो क्या बोल रहा था यहाँ पे, कितना मिनट का लेक्चर हुआ ये,
1 घंटा 14 मिनट। चलिए ये लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जाएंगे। ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता दो एक बार। चलो अच्छा रुकिए एक मिनट, बता ही लेते हैं, ठीक है, बता ही देते हैं, चलो बता ही देते हैं, ठीक है। क्या कहता सर यहाँ पे, बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो दिया हुआ है सर NaCl का, KBr का और KCl, हमें कैलकुलेट करना है NaBr का, देखो निकालना है किसका सर, NaBr का, ठीक है। NaBr निकालने के लिए क्या करना है, Na चाहिए, चलो पहले Na वाला लिखो यहाँ पे, NaCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी क्या KBr माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl कर दो, क्यों सर KCl, Cl से Cl कैंसिल और K से ये K कैंसिल, Na और ये Br जुड़ जाएगा एक तरफ, ये तो हो सकता है ना। हाँ चलो वैल्यू पुट कर दो सर, NaCl का वैल्यू क्या दिया सर, NaCl का वैल्यू दिया हुआ है आपको 126, KBr का वैल्यू कितना दिया सर, KBr का वैल्यू दिया 152, लिख दो, KCl का वैल्यू कितना दिया सर 150 है ना, 150, चलो पुट कर दो, जोड़ो सर कितना 126 और 152 जोड़ो, 6 2 8 5 2 7 278 माइनस 150 कितना है सर, 8 में 0 गया 8, 7 में 5 गया 2, 2 में 1 गया 1, 128, 128 है, बोलो कोई दिक्कत है इसको, ऐसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत है ना। चलो इसको लिखो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बताना है हमको इस टॉपिक में, बहुत सारा, इसको पहले लिख लो, ठीक है। चले आगे, आगे बाद यहाँ भी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ तोड़ ताड़ के, तुम इसको लिखो या पीछे वाला जाके लिख लो, जो भी हम लिखे पीछे वाला लिखो, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, ज्यादा लेंदी वाला चीज मत, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है सर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कंसंट्रेशन C, NaCl क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बोलता है इनफिनाइट डायल्यूशन आर लैम्ब्डा C and lambda infinity respectively, the correct relationship between lambda C and lambda naught is the given। अरे हम लोग क्या जानते हैं अभी, क्या होता है लैम्ब्डा m बराबर लैम्ब्डा नॉट या लैम्ब्डा इन्फिनिटी, जो लिखना है लिखो, माइनस क्या a अंडर रूट सी बताए थे, ये बताते हैं a अंडर रूट सी, a के जगह पे यहाँ क्या बोला सर, a के जगह बोला कांस्टेंट b, b से रिप्लेस कर दो सीधा सीधा, सीधा सीधा क्या होगा लैम्ब्डा m बराबर लैम्ब्डा नॉट m, ठीक है, लैम्ब्डा नॉट m लिखो या लैम्ब्डा इन्फिनिटी लिखो, ठीक है, माइनस b अंडर, बस हो गया, यही हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ये तो है नहीं सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है सर, डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन, ठीक है, लिख दो कॉपी, ठीक है। चलो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में, इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो पॉज करना पड़, ठीक है, हटा। चलो आगे क्या है, आगे पूछा है डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन किसके लिए काम करता है, हमने बताया था दो तरह का इक्वेशन, स्ट्रॉन्ग और वीक। डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, पूछा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सर में, और बोथ स्ट्रॉन्ग और वीक में, केवल किसके लिए सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये काम करता है, कौन, डिबाय हकल ऑन सैगर, आप मेरी समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन क्या था, लैम्ब्डा m बराबर लैम्ब्डा नॉट m माइनस a अंडर रूट सी, ठीक है। देखो यहाँ पे स्लोप क्या था सर, ये स्लोप था, m बराबर माइनस a, इंटरसेप्ट c बराबर क्या लैम्ब्डा नॉट m, ये था ना इंटरसेप्ट, पूछा क्या डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन स्लोप और इंटरसेप्ट था, स्लोप है माइनस a, तो पहला स्लोप माइनस ए नहीं है, काट यहाँ नहीं है, माइनस ए माइनस, ये दो ऑप्शन हो सकता है, इंटरसेप्ट माइनस नहीं, आंसर क्या हो सकता है माइनस ए और लैम्ब्डा नॉट, आप समझ रहे हैं। देखो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो। आगे देखो सर, आगे बोलते था करेक्ट डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन, अभी तो हम बताएं लैम्ब्डा m बराबर क्या लैम्ब्डा नॉट m माइनस a अंडर रूट c, ऐसा कौन सा इक्वेशन दिखा, देखो ये दिखाना, ये दिखाना, ये दिखाना, ऑप्शन ऑप्शन, बोलो कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है किसी को, है ना।
चले आगे। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ कोरल। चलो इस एप्लीकेशन को भी पढ़ाने का समय नहीं है, क्योंकि पढ़ा देंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के क्लास में हमने 2-3 टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझाया। एक वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी इन मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज होने से कैसे मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी कैसे बदलता है। साथ ही साथ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बाद हमने आपको पढ़ाया लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कैसे बदलता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को समझने के लिए डिबाय-हैकल-ऑन-सैगर इक्वेशन देखते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट को सीखने के लिए हम लोग कोलराल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं इन्फिनाइट डायल्यूशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बढ़िया है। आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो चीजों को। ठीक है, एकदम बारीकी से चीजों को समझना, कॉपी में जरूर नोट्स बनाना, हवाबाजी में मत छोड़ना, वरना तुम्हें दिक्कत होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक इस लेक्चर के बाद जरूर पढ़ो। इस चैप्टर पूरा एंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचे हैं सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।